हेलो बच्चों, शुरुआत करें आज की क्लास की। ठीक है, आज की क्लास का जो टॉपिक क्या हो गया, तार आ रही है कैमरा के आगे, अब ठीक है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है? गुड इवनिंग बच्चे, नमस्ते सर। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बैंकिंग। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि सर जो बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि बैंक का मतलब हमारे को पता होना चाहिए कि बैंक क्या होते हैं और क्या नहीं होते। ठीक है, तो आप में से कोई जना बताना चाहेगा कि बैंक का मतलब क्या होता है? मैंने पहले बताया भी है। ठीक है, एक प्रकार का बिजनेस ये जो बैंकों के द्वारा किया जाता है, तो उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? बैंक बोल देते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे मीनिंग लिख रहा हूँ, सब जने साथ साथ लिखते चलेंगे। बैंक मीन्स दैट financial institution which accept deposits of public and provide loan to जनरल पब्लिक। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो आपको ध्यान रखना है कि बैंकों का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब जब हम लोग बात करते हैं बैंक की, वो हमने मीनिंग लिख दिया कि एक प्रकार का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ये बातें मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर दोबारा बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि जो बैंक है उसके साथ आपको ध्यान रखना है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है। लेकिन कई प्रकार के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हैं जो बैंक कंसीडर नहीं किए जाते। अभी एग्जांपल के लिए सर मैंने पीएनबी लिख दिया, ये बैंक है। एसबीआई लिख दिया, ये बैंक है। एक्सिस लिख दिया, ये बैंक है। लेकिन all financial institutions will not be considered as बैंक। एग्जाम्पल के लिए LIC, ठीक है, मुथूट फाइनेंस, LIC, मुथूट फाइनेंस। ठीक है, तो क्या ये बैंक है? आंसर इज नो, ये बैंक नहीं है, क्योंकि जो LIC है उसका सिर्फ एक ही काम है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक। एक्सेप्ट्स डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, कि आप लोगों की सिर्फ जमाओं को स्वीकार करता है, लेकिन कभी भी LIC कोई लोन प्रोवाइड नहीं कराता। इसीलिए ध्यान रखना है, LIC को हम लोग बैंक कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, मुथूट फाइनेंस, ये सिर्फ क्या प्रोवाइड कराता है? सिक्योरिटी के बदले में लोन प्रोवाइड करा देता है। जैसे कि कार अगर आपने लिया, अगर आपने बाइक या स्कूटी ली है, तब वहाँ पे आप लोगों को मुथूट फाइनेंस लोन प्रोवाइड कराता है। जबकि बैंक की डेफिनेशन में बोला गया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो दोनों ही काम करे।
डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी करे और पब्लिक को लोन भी प्रोवाइड कराएगा, तभी जाके सर उसे क्या माना जाएगा, बैंक माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। फटाफट से तेजी से नोट करो, फिर थोड़ा सा बैंकों को और कैटेगराइजेशन करते और समझने की कोशिश करते हैं। डन, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जब मैं इंडिया के अंदर बैंक का टॉपिक कभी भी पढ़ता हूँ या किसी को समझाता हूँ, तो मुझे बहुत क्लैरिटी होनी ये जरूरी है कि हम सबको इस बात का पता हो कि जो बैंक है वो हमारे लिए दो तरीके के बैंक है। एक तो हमारे लिए कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक, और दूसरे हमारे लिए कौन से बैंक है, कमर्शियल बैंक। बच्चों आप लोगों ने जो भी डेफिनेशन लिखी ना कि बैंक मींस दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन टू द पब्लिक, सर वो आपने डेफिनेशन कौन सी लिखी थी, कमर्शियल बैंक्स की लिखी थी। क्योंकि सेंट्रल बैंक कभी भी डायरेक्टली पब्लिक से लिंक में आता ही नहीं है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, ठीक है। जबकि कमर्शियल बैंक्स को कैटेगराइज किया जाए तो उसको आप दो भागों में समझ सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। नाम से ही क्लैरिटी मिल रही है, प्राइवेट बैंक, ठीक है, जो इनके एंटरप्रेन्योर होंगे वो कोई प्राइवेट पर्सन होंगे, ठीक है, और जो पब्लिक बैंक होंगे उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगी ना, कंट्रोल होगा, किसका होगा, पब्लिक बैंक के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। एक्सिस बैंक प्राइवेट है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट है, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट है, आईसीआईसीआई प्राइवेट है, एसबीआई पब्लिक है, पीएनबी पब्लिक है, कोऑपरेटिव बैंक पब्लिक है, ठीक है। क्या कह रहे हो अक्षित, पब्लिक में इसको शॉर्ट में लिख देता हूं बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो विजया बैंक था और देना बैंक था, इन दो बैंकों को मर्ज कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, यानी कि बीओबी को थोड़ा और बड़ा कर दिया गया है। अभी दूसरे एंड पर हमारे पास है सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, इसकी फुल फॉर्म सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हर देश का एक सुप्रीम बैंक होता है जो वहां के इंटायर मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। हर देश का एक सुप्रीम बैंक होता है जो वहां के इंटायर बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो भारत में ये अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, आज दोबारा फिर बता देता हूं, ठीक है, कि जो सेंट्रल बैंक है यानी कि जो आरबीआई है,
इसकी जो फंक्शनिंग है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो पावर है, वो कैसे होती है? आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग होती है बच्चों, ठीक है। अब इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुई थी, यानी कि एक लगा लीजिए इसने वर्किंग करनी कब से शुरू करी थी? 1 अप्रैल 1935 से। 1 अप्रैल 1935 की इसकी फंक्शनिंग शुरू हो गई थी, ठीक। जो इसके फर्स्ट गवर्नर थे उनका भी नाम बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, वेरी गुड, ऑसबॉर्न स्मिथ। नाम से ही पता लग रहा है कि ब्रिटिश गवर्नर थे, ठीक है, एक तरीके से हमारे लिए। और जो प्रेजेंट में है ये भी मैं बता चुका हूँ और आप लोगों को भी पता होगा, शक्तिकांत ठीक है। अब जो हेड ऑफिस है आरबीआई का वो मुंबई में है, ये भी सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा बैंकिंग का जो टॉपिक है आप लोगों को दो नजरिए से पढ़ना है। बैंकिंग का जो टॉपिक है आप लोगों को दो नजरिए से पढ़ना है। एक नजरिया कौन सा? सेंट्रल बैंक, जो डायरेक्टली कभी भी किसी के साथ, पब्लिक के साथ खासकर लिंक में नहीं आता। और दूसरा नजरिया कौन सा है? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो जो अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। क्या बताऊंगा कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। टिल देन तब तक ये नोट करो, ठीक। फिर आगे आप लोगों को लेके चलता हूँ कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन। स्टूडेंट्स कर लिए नोट? हाँ हाँ जी बच्चे। सब देते हैं, चाहे कमर्शियल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, सब बैंक आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखवाते हैं, जिसको आप लोग बड़े सिंपल वर्ड में भी सुनोगे आगे आने वाले टाइम में सीआरआर के नाम से। शुरू करें? चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। Functions of commercial banks, functions of commercial banks, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक के फंक्शन को आप दो भागों में समझ लीजिए। एक पार्ट हो गया प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा पार्ट हो गया सेकेंडरी फंक्शन। एक पार्ट का नाम हो गया प्राइमरी और दूसरे पार्ट का नाम क्या हो गया? सेकेंडरी फंक्शन हो गया, ठीक है। अब प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या आएगा सर? किसी भी कमर्शियल बैंक का सबसे पहला काम क्या होता है? लोगों के डिपॉजिट्स को क्या करना? एक्सेप्ट करना। और दूसरा काम क्या होता है सर? दूसरा काम होता है एक तरीके से जो फंड्स हैं, जो पैसा है, उसको लैंड करना पब्लिक को, यानी कि पब्लिक को लोन प्रोवाइड करना। तो उसको थोड़ा सिंपल लिख देता हूँ जिससे कि आप लोग को इजीली याद रहे।
प्रोवाइड लोन टू पब्लिक, है ना। ये तो बात आप सबको मेरे को लगता है इजीली समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि ये दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। मेरा अगला जो क्वेश्चन है आप सबसे प्लीज बताइएगा कि क्या इसके अलावा भी कोई फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के? कमर्शियल बैंक इसके अलावा भी कुछ काम करता है आप लोगों के लिए? अगर हाँ तो कौन कौन से? एफडी, एफडी तो एक प्रकार का एफडी, एक मिनट, एफडी तो एक प्रकार का डिपॉजिट हो जाता है अक्षित, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो मैं इस वाले पॉइंट को आपके कंसीडर कर दूंगा किसके अंदर? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसी के अंदर आ गया। हाँ हिमांशी कुछ कहना चाह रही थी, हिमांशी। लॉकर फैसिलिटी, यस, एक ये पॉइंट आता है। इसके अलावा एक एक करके बोला बच्चों। लॉकर फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, उम्मीद करता हूं कॉमर्स वालों समझ में आ रहा होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिमांड ड्राफ्ट, ये बहुत सारे फंक्शन ऐसे, जैसे आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना, आपका बिजली का बिल भर देना, आपकी मोबाइल की पेमेंट कर देना, आपकी इंश्योरेंस की प्रीमियम भर देना, आपके बच्चे की स्कूल फीस भर देना बैंक के माध्यम से। सर इतने सारे तो फंक्शंस होते हैं, इतने सारे तो फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शंस, ये सारे के फंक्शंस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये जितने भी फंक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बन जाते हैं। सारे के सारे किस में आएंगे? सेकेंडरी फंक्शंस में आएंगे। जबकि प्राइमरी में क्या आएंगे सर? दो, एक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और दूसरा कौन सा आएगा सर? पब्लिक को लोन प्रोवाइड करना। बताओ बच्चों ये बात सबको समझ में आई? डन। अब हमारे को यहाँ पे, हाँ अब हमारे को यहाँ पे एक चीज और समझनी जो आप लोगों की जीके भी है और आप लोगों की नॉलेज का पार्ट भी। जो डिपॉजिट होते हैं, जैसे अक्षित ने बोला था ना, तो उसी की वजह से समझा देता हूँ। जो डिपॉजिट होते हैं उसको मैं 3 भागों में समझ सकता हूँ। हाँ जी बच्चे बोलो। डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है वो जरा समझ लेते हैं पहले। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी का मतलब होता है कि जब कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है सामान, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे सामान उधार लिया और मैंने क्या करा, एक ना पेपर पर प्रॉमिसरी नोट लिख कर दे दिया कि मैं 2 महीने बाद आपको पैसे वापस दे दूंगा। 50,000 रुपये का मैंने सामान उधार लिया था। अब आपको क्या हुआ, 15 दिन बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो अब आपके पास, मेरे पास आपने फ़ोन करा तो मैंने कहा मैं तो भाई 50 दिन बाद दे पाऊँ, 2 महीने बाद दे पाऊंगा। तो फिर आप गए बैंक के पास, आपने बैंक को बोला कि मैंने ना गौरव से 50,000 रुपये लेने हैं 2 महीने बाद, तो मुझे अभी कैश की जरूरत है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो बैंक ने कहा हाँ हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, लेकिन इस बात को समझ लो और ध्यान रखो कि गौरव से तुमने 50,000 रुपये लेना है तो हम तुम्हें पूरे 50,000 नहीं दे सकते, हम तुम्हें 45,000 दे देंगे कैश। बाकी गौरव से हम क्या लेंगे, गौरव से हम लोग क्या ले लेंगे, 50,000 रुपये ले लेंगे। 5,000 रुपये तो हम भी कमाएंगे, बैंक वाले हम भी तो कमाएंगे, क्योंकि हम भी उनके पास जाएंगे, हम अपने बॉडीगार्ड्स को भेजेंगे, वो पैसा निकलवा के लेके आएंगे एक्सेट्रा। तो जब कभी भी कोई बिल, जब आपको कैश की जरूरत होती है, आपके पास पैसा नहीं है, सामने वाले जिसने आपको ड्रॉ करके दिया था उसके पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा आप किससे डिस्काउंट करवा लेते हो? बैंकों से डिस्काउंट करवा लेते हो। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कुछ समझ में आया? किस किस को नहीं समझ में आया, एक बार नेम बताना जरा बच्चों, मैं फिर थोड़ा एग्जांपल और दोबारा दूसरा बनाऊं। बच्चों किसको नहीं समझ में आया बोलो। प्रिंस, ठीक है प्रिंस जरा सुनना इस बात को आप। चलो मैं दोबारा से समझाता हूँ सारी बातें, ठीक है। मैं पूरा एग्जाम्पल एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सब जने देखिएगा। ऐसा करता हूँ, पहले इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ये रफ कर दूंगा, फिर उसके बाद फिर इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। बच्चों पहले इसको देख लो। डिपॉजिट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पैसा आप लोग जमा कराते हो, तो आप लोगों का कौन सा अकाउंट होता है? फटाफट से बोलो। सेविंग। तो इसे कहते हैं सेविंग डिपॉजिट, जो भी आप लोगों ने अपने बैंकों में पैसा जमा कराया। आपने सुना होगा बिजनेसमैनों का भी अकाउंट खुलता है, ठीक है, तो भैया वो हो गया करंट डिपॉजिट।
और एक पैसा होता है जो हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जमा करा देते हैं बैंक के अंदर और उसके बाद निकालते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फिक्स डिपॉजिट, एफडी। ठीक है, फिक्स, हाँ जी, रिकरिंग डिपॉजिट भी अब आ चुका है। फिक्स डिपॉजिट का दूसरा नाम है टाइम डिपॉजिट, तीसरा नाम है टर्म डिपॉजिट। टर्म का मतलब हो गया टाइम पीरियड, तो बच्चों ध्यान रखिएगा। और अब फोर्थ हो गया जो अब नया फैशन चला है डिपॉजिट करने का, कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पर्टिकुलर अमाउंट बैंक निकालता रहेगा और उसको डिपॉजिट करता रहेगा, और जिस दिन टाइम बाद आपको चाहिए वो पैसा वो आपको दे देगा, विच इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। ये भी इतना फेमस भी नहीं है लोगों के बीच में, और आप में से भी शायद किसी को पता और किसी को ना पता हो। तो ये 4 प्रकार के डिपॉजिट्स आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन तो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग तो 3, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 4, सेविंग, करेंट, फिक्स और आरडी। बच्चों इतना नोट करो, फिर मैं जरा आप लोगों को ये समझाऊं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का एक एग्जांपल ड्राफ्ट बना के समझाता हूं जो आप लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, करो जरा इसको नोट। हाँ हाँ, किसमें जब मन चाहे, सेविंग्स में जब मन चाहे तब निकाल सकते हो, एफडी में जब मन चाहे तब नहीं निकाल सकते, और अगर आप जब मन चाहे तब निकालोगे तो आपके ऊपर कुछ पैसा कट कर मिलेगा आपको। ठीक है, कर लो बच्चों नोट फटाफट से, फिर आप लोगों को थोड़ा सा। एफडी में तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में सबसे ज्यादा रिसीव होता है आप लोगों को। हर जगह बहुत गर्मी है, हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है। कर लिया बच्चों नोट, फिर समझाऊँ आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझाता हूँ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का, क्योंकि ये जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का कंसेप्ट है कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो 11th वालों को तो बहुत इजीली अपने आप नाम लिखते के साथ ही समझ में आ गया होगा। अब जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट होता है। ठीक, मैंने ये हो गया मिस्टर ए, ये हो गया मिस्टर बी, और एक तरफ हो गया बैंक। ठीक है, एसबीआई। अब मिस्टर ए ने अपना जो सामान है रॉ मटेरियल वगैरह है वो सेल करा किसको, मिस्टर बी को। कितने रुपए का सेल करा, 50,000 रुपए का। कितने रुपए का सेल करा, 50,000 रुपए का। बच्चों ध्यान रखना, आज का जो व्यापार है, आज के टाइम में जो व्यापार है वो उधार पे चलता है, कैश पर व्यापार नहीं होता है ज़्यादा। इस बात को सब जने ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, तो अब बी ने कहा भाई मेरे पास अभी कैश तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे को एक प्रॉमिसरी नोट, एक कहते हैं ना वादे के, एक लिख के दे देता हूँ कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा ये जो 50,000 रुपये है ना, मैं 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने बाद लौटा दूंगा। कितने महीने बाद लौटा दूंगा, 2 महीने बाद लौटा दूंगा। यहां तक तो सबको बात समझ में आ रही होगी, 2 महीने बाद लौटा दूंगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब मिस्टर ए को 10 दिन के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है, 10 दिन बाद ही पैसे की नीड होगी। ठीक है, लेकिन उसने बी को फोन करा, तो बी ने कहा कि भैया मेरे पास तो अभी पैसे है ही नहीं, मेरे पास तो अभी पैसे है ही नहीं। तो ऐसे में फिर मिस्टर ए क्या करेगा, अब पैसे की तो नीड है ही। मिस्टर बी ने तो 2 महीने का टाइम मांगा हुआ है, जो आपने दिया भी था। उन्होंने कहा था मैं प्रॉमिस करता हूँ 2 महीने बाद लौटा दूंगा। अब ऐसे में वो जो एक प्रॉमिसरी नोट है, ये मैं यहाँ पे एक प्रॉमिसरी नोट बना रहा हूँ बच्चों। पी नोट का मतलब क्या है, प्रॉमिसरी नोट, यानी कि जिसपे आपने लिखा हुआ है कि मैं 2 महीने बाद लौटाऊंगा।
तो ये अब मिस्टर ए लेकर कहाँ पहुंच गए, बैंक के पास पहुंच गए। प्रॉमिसरी नोट लेके कहाँ पहुंच गए, बैंक के पास पहुंच गए मिस्टर ए। और मिस्टर ए ने बैंक से कहा कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर आप मुझे पैसा दे दें और ये प्रॉमिसरी नोट रख लीजिए, इसके अंदर मैंने मिस्टर बी से 2 महीने बाद 50,000 रुपये लेने हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बैंक ने कहा हम तुम्हें पैसा तो दे देंगे, हम तुम्हें पैसा तो दे देंगे, लेकिन हम तुमसे कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। अब एक चीज बताइए, क्या बैंक का अधिकार बनता है कि नहीं बनता कुछ कमीशन चार्ज करना, क्योंकि बैंक अपनी सेवाएं देने वाला है आपको? यस और नो बोल के बताओ फटाफट से। सर हर व्यक्ति करेगा, मैं भी हूंगा तो भी मैं भी कुछ पैसा कट करूंगा यार, मैं भी तो मेहनत करूंगा ना कल परसों जब बी के पास पैसा लेने जाऊंगा। तो बच्चे वही तो सुनो तो पूरा। तो अब ए ने क्या करा, बैंक के पास गया प्रॉमिसरी नोट लेके, तो एसबीआई ने ए को पैसा दे दिया, लेकिन कितना पैसा दिया, सिर्फ और सिर्फ कितना दिया, 45,000 रुपये। और 2 महीने के बाद बैंक ने अपने बाउंसर्स को भेजा, और किसके पास भेजा, बी के पास, कि भैया इससे कितना पैसा निकलवा के लेके आओ, 50,000 रुपये। कितना निकलवाओ, 50,000 निकलवाओ। तो अब बी ने बैंक को कितना पेमेंट कर दिया, 50,000 रुपये कर दिया। अब ध्यान से सुनो, ये जो बिल था, ये जो प्रॉमिसरी नोट था, इसको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बैंक ने, लेकिन क्या करा, पूरा पैसा दिया या डिस्काउंट पे कन्वर्ट कर दिया, डिस्काउंट पे कन्वर्ट कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से समझो, बी ने तो 2 महीने बाद ही पैसे दिए हैं, बी ने तो 2 महीने बाद ही पैसे दिए, बस आज बी ने ए को ना देकर किसको पैसे दिए हैं, बैंक को दिए हैं, क्योंकि बैंक ऑलरेडी ए को कितने पैसे दे चुका है, 45,000 रुपये दे चुका है। क्या बात अब समझ में आई या नहीं आई? तो ये फंक्शन भी बैंक परफॉर्म करता है, लेकिन ये बैंक का रोजमर्रा का फंक्शन नहीं है, और बैंक मेनली इसलिए नहीं जाना जाता कि वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करता है, इसलिए इस फंक्शन को किस में रखा गया है, सेकेंडरी फंक्शन में रखा गया है। क्योंकि बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, जो डिपॉजिट्स है उनको स्वीकार करना, और जो पब्लिक है उनको लोन प्रोवाइड करना जरूरत के समय पर। बताओ बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? किसी का डाउट अभी भी है तो बताओ, फिर मैं दोबारा से। हाँ जी बोलो, किसी का डाउट है अभी भी? नहीं? चलिए अब हेडिंग डालें, सब जने हेडिंग डालें सेंट्रल बैंक, सब जने हेडिंग डालेंगे सेंट्रल बैंक। बच्चों क्लास ओवर होने वाली होगी ना, तो मेरे को हाँ बता देना। क्लास अभी 40 मिनट बाद थोड़ा सा लैप्स आ जाता है बीच में, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना कोड वगैरह डाल के। सेंट्रल बैंक, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं केंद्रीय बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक का नाम क्या रहता है, केंद्रीय बैंक का नाम रहता है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो किसी भी देश का की कौन सी बॉडी होती है, अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे सुप्रीम। ठीक है, जो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ठीक है, कंट्रोल करेगी किसको, इंटायर, कंट्रोल करेगी किसको, इंटायर
बैंकिंग सिस्टम, और आप इसको क्या कह सकते हो, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द नेशन। बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम, ठीक। हमारे देश में कई सारे बैंक है, SBI है, PNB है, एक्सिस है, HDFC है, कोटक है, फिनो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बहुत सारे बैंक है जिसकी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। अब इन बैंकों में कोई भी काम होता है, कोई भी लाइसेंस होता है, कोई भी ऑर्डर माना जाना होता है, तो सर सबसे पहली बात किसकी मानी जाती है, सेंट्रल बैंक की। तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ अमेरिका, या फिर USA बोलो आप लोगों को दूसरी लगी। तो हर देश का कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होता है। अब बच्चों ध्यान रखना, ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना, बच्चों मीटिंग दोबारा शुरू कर रहा हूं। हाँ जी, तो ऑस्ट्रेलिया। अब एक छोटी सी बात जो मैंने शायद आप लोगों को ड्राफ्ट के दौरान भी बताई थी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अकेला एक बैंक ऐसा है जिसने 3 देशों के लिए काम करा है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं इसको, मैं दिख नहीं रहा, एक मिनट बच्चों, शायद थोड़ा सा अभी आई फोटो बच्चों, वीडियो आ गई, ठीक है। तो RBI एक अकेला ऐसा बैंक है जिसने 3 देशों के लिए, कितने कंट्रीज के लिए, सारे क्या हो गए, खत्म हो गए सब में। कितने देशों के लिए काम करा है, 3 देशों के लिए काम करा है कुछ टाइम पीरियड तक। जब पार्टीशन हुआ था भारत का 1947 के दौरान, तो जो पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था तो उसका कोई अपना बैंक नहीं था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही कुछ समय तक के लिए पाकिस्तान को भी हैंडल करा था, भारत को तो हैंडल करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है। और साथ ही साथ एक बैंक को और हैंडल करता जिसका नाम था बर्मा, यानी कि कंट्री को और हैंडल करता जिसका नाम था बर्मा, जिसको आप लोग आज म्यांमार के नाम से बुलाते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक अकेला RBI ऐसा है जिसने 3 देशों के लिए काम किया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को थोड़ा हिंट पता लग गया होगा कि सेंट्रल बैंक कौन होता है। तो बच्चों ये सबसे बड़ा वर्ड है कि सेंट्रल बैंक कौन होता है, देश का सबसे बड़ा बैंक होता है, सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी होती है जो कंट्रोल करती है एंटायर बैंकिंग सिस्टम पर और मॉनेटरी सिस्टम पर, ठीक। अब जैसे कुछ बातें लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आप लोग जरा बताना मेरे को, आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि किसी देश के सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते होंगे, कोई जना बता सकता है। क्या छापना, पैसे यानी कि करेंसी इशू करना, वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, वेरी गुड। कमर्शियल बैंक को लोन देना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बैंक्स। तो बच्चों सुपरवाइज करना, यानी कि काम देखने का मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सुपरवाइज करना। तो बच्चों अभी आप लोग जरा खुद अंदाजा लगाइए
कि आप लोगों को ऑलरेडी कितना कुछ पता है। यानी कि मैं बार बार इस बातों को रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी कुछ कंसेप्ट की नॉलेज है, क्योंकि आज आप लोग सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अवेयर हो। आप लोगों ने देखा कोरोना वायरस के दौरान आरबीआई अभी तक अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। शक्तिकांत दास 2 बार मार्केट पब्लिक के बीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आकर बता चुके हैं कि हम लोग सीआरआर को कम करेंगे, बैंक रेट को कम करेंगे, एक्सेट्रा बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने बोली है। यानी कि मैंने जैसे बोला ना कि बैंकिंग हो और मॉनेटरी सिस्टम हो, इसको पूरा कंट्रोल करने के लिए जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है एक देश का कौन? सेंट्रल बैंक। बच्चों ड्राफ्ट समझ में आया सेंट्रल बैंक के रिगार्डिंग? मीनिंग वगैरह लिखना शुरू करें। चलिए ड्राफ्ट नोट करो, फिर उसके बाद मीनिंग लिखते हैं। कर लिया नोट बच्चों? मुझे पता लगा है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों ध्यान रखना, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो ना, और जिस दिन ये कंफर्म हो गया तो क्लास में तो ध्यान रखना एंट्री भूल ही जाना, और फ्यूचर में किसी प्रकार की हेल्प भी भूल जाना कि हाँ गौरव सर से किसी प्रकार की हेल्प मिल पाएगी आप लोगों को। क्योंकि हम लोग यहाँ से मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोगों का जो साल है वो खराब ना हो। क्या अभी दोबारा आने बच्चे? चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो साथ साथ में मीनिंग लिखे जरा। Which control entire banking and monetary? बच्चों एक बार जरा थोड़ा सुनो यहाँ पे प्लीज, सब जने ध्यान से देखना। इन इंडिया सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई वर्क अकॉर्डिंग टू दी एक्ट। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन
एक एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है तो उस एक्ट, उस कानून, उस अधिनियम के अंदर उसकी सारी पावर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लिमिटेशंस, सारे फंक्शंस मेंशन होते हैं। क्या बच्चों ये बात आप लोगों को पता है? यस और नो करके बताओ मुझे जरा। डन। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों के लेवल से काफी दूर है ये बातें। भारत के अंदर आपने सुना होगा सीए का इंस्टीट्यूट है, चार्टेड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट, ठीक है, ICAI, ये इंस्टीट्यूट सीए एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग काम करता है। और ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था। किसके अंदर पास हुआ था? पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था। अब इसमें सरकार नहीं बताती कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये खुद अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि इनके सारे फंक्शंस मेंशन है, इनकी सारी लिमिटेशन मेंशन है, इनकी सारी पावर मेंशन है। सिमिलरली LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, वो एक प्रकार से अपने हिसाब से काम करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 1980, ये एक प्रकार का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, जिसमें कोई भी सरकार इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी, उसके सारे फंक्शंस वगैरह सब मेंशन है। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या बोला जाता है? बच्चों क्या वर्ड बोला जाता है? इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी कि ऑटोनॉमस। ठीक है, ये एक प्रकार का कैसा इंस्टीट्यूशन है? ऑटोनॉमस आजाद इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, डन। तो होपफुली सेंट्रल बैंक की जो डेफिनेशन है वो सबको क्लियर होगी कि सेंट्रल बैंक किसी भी देश का सबसे बड़ा बैंक होता है जो इंटायर मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है एक कंट्री के। और इस बैंक को किस नाम से भी बुलाया जा सकता है? सुप्रीम बैंक ऑफ द नेशन। किस नाम से बुलाया जा सकता है बच्चों? सुप्रीम बैंक ऑफ द नेशन। सुप्रीम बैंक ऑफ द नेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डन। अब आप लोगों को लेके चलते हैं फंक्शंस के ऊपर। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करो माइक को। बच्चों माइक म्यूट करो। अगली हेडिंग क्या है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूं, वो आप लोग भी साथ साथ लिखते चलेंगे। सबसे पहला फंक्शन, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? उस देश की करेंसी को क्या करना? इशू करना। उस देश की करेंसी को क्या करना? इशू करना। सेकंड फंक्शन, बैंकर्स बैंक। आप लोगों को पता है, ये मैं बात ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भारत के अंदर जितने भी बैंक होंगे, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो नॉन कमर्शियल हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, उन सबको कौन कंट्रोल करेगा? आपका आरबीआई करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक। बच्चों बात समझ में आ रही है? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट कर देता हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल सेंटेंस लगेगा। जिस तरीके से आपके सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपका बैंक रखता है ना अपने पास, पासबुक पे एंट्री करवाते हो आप लोग, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कब आया, कब गया, इसी तरीके से भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं
उन सब का रिकॉर्ड अपने पास कौन रखता है? एक देश का सेंट्रल बैंक रखता है, ठीक है। हाँ जी बच्चे बोलो। ब्लैक मनी, अच्छा, जो सरकार है ना, जो सरकार है वो कभी भी अपने अकाउंट्स इतने साफ तरीके से नहीं प्रेजेंट करती। ये जितना भी पैसा डलवा देते हैं ना, ये डोनेशन में डलवा देते हैं। किस में डलवा देते हैं? डोनेशन में। जैसे कोई ब्लैक मनी से पैसा भी आएगा ना, तो वो डोनेशन, जी हमें तो डोनेशन मिली है। और इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो डोनेशन है उसको ब्लैक मनी नहीं माना गया है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो तेलंगाना की पार्टी हो या वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, ये जितना भी इनको करप्शन से पैसा आता है, ब्लैक मनी से पैसा आता है, ये कभी भी सिंप्लीफाई मैनर में नहीं दिखाते, डोनेशन के रूप में दिखाते हैं। और आरबीआई सिर्फ इनके अकाउंट्स मेंटेन करके रखता है, वो और किसी भी प्रकार के अंदर इनके एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करता आरबीआई। अगला पॉइंट क्या है? हाँ बोलो बोलो बच्चा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आरबीआई से कुछ नहीं पूछता। वो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी भी कुछ जानना है तो किसी इंडिविजुअल बंदे को पकड़ के बिठा लेगा। जैसे मान लीजिए मोदी जी को पकड़ के बिठा सकता है, ममता बनर्जी को पकड़ के बिठा सकता है, अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के बिठा सकता है। तो आपने पहले सुना भी होगा कि भाई बीच में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी थी, अब वो कह रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाई है। तो ये इंडिविजुअल बंदे को पकड़ सकते हैं, लेकिन आरबीआई खुद अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऑटोनोमस बॉडी है और आरबीआई भी ऑटोनोमस बॉडी है। तो अपने आप किसी दूसरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, इंडिविजुअल को कंट्रोल कर सकते हैं। बात ध्यान रखेंगे सब जने। अगला फंक्शन में लिखा है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कि जो आरबीआई है वो ये देख के चलता है कि अगर कभी भी देश के अंदर मनी की सप्लाई को बढ़ाना है तो बढ़ा देता है, मनी की सप्लाई को घटाना है तो घटा देता है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने उस दिन आप लोगों को केस स्टडी बता रही थी, भेजी थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। 8 लाख करोड़ रुपए की मनी की सप्लाई कर रहा है, 8 लाख करोड़ रुपए की मनी की सप्लाई कर रहा है इस महामारी के दौर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने 3-4 दिन पहले स्टेटस लगाया था कि भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास लगभग 485 बिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व रखा हुआ है, विच इज हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कि भारत के पास पहले कभी भी इतने रिजर्व इकट्ठे नहीं हुए थे। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, जब लगता है मनी की सप्लाई बढ़ानी चाहिए तो मनी की सप्लाई बढ़ाता है, जब लगता है मनी की सप्लाई घटानी चाहिए तो वो घटा देता है, ठीक है। उसके बाद लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब किसी कमर्शियल बैंक को, अगर कोई कमर्शियल बैंक फिनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, दोबारा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी कोई कमर्शियल बैंक फिनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है और उसको कहीं से पैसे की कोई मदद नहीं मिल रही, तो वो आखिरी दरवाजा किसका खटखटाते हैं? सेंट्रल बैंक का खटखटाते हैं, सर, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और अभी आप लोग सब जने इतने अवेयर हैं, लगभग 3-4-6 महीने पहले आपने येस बैंक का एक पंगा सुना होगा कि येस बैंक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? तो वहां पर येस बैंक को बचाया, सर किसने बचाया? सेंट्रल बैंक ने बचाया। और एक राजस्थान में केस हुआ था, शायद 3-4 साल पहले का केस है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ था। तो उस वक्त भी आरबीआई ने पैसा भरकर भेजा था उस बैंक के अंदर और कहा था बचाओ अपने बैंक को, क्योंकि अगर बैंक बर्बाद हो जाएंगे ना तो जो पब्लिक का भरोसा है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, आपका मेरा जो भरोसा है वो टूटना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर बैंकिंग सिस्टम पे से भरोसा टूट गया, हट गया, सर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए ओके बच्चों, अब जरा लास्ट भारत के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है उसको अपने पास संभाल कर, स्टोर कर कौन रखेगा? हमारे देश का सेंट्रल बैंक। और जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी
कि भारत के पास इस वक्त, फरवरी का डाटा है बच्चों, ये मई का नहीं है लेकिन लास्ट फरवरी की डाटा अपडेट करा अपना मैंने, तो फरवरी के डेटा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास लगभग 485 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व रखा हुआ है, जो भारत के पास पहले के इतिहास के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों ये 6-7 फंक्शन आप लोग देख सकते हो। एक और फंक्शन है वो आप लोग के लेवल से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई नहीं, पढ़ने में आ रहा है। क्या लिखा है मैंने? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या लिखा है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जो हमारे देश के डिफरेंट बैंक है वो आपको पता है ना, एक दूसरे के ऊपर चेक कट करके देते हैं, कि जैसे आपके बैंक से आपके डैडी ने चेक बनाकर मुझे दे दिया, वो मैंने अपने बैंक अकाउंट में जाके डलवा दिया। तो जो चेक्स होते हैं ना, उनकी जो सेटलमेंट करनी होती है, वो सेटलमेंट किसके आगे होती है? सेंट्रल बैंक के आगे होती है। तो इसलिए उस फंक्शन को क्या बोला जाता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बच्चों ये बताओ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट पता लगा कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है एक देश का सेंट्रल बैंक? लास्ट वाला नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। वैसे भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा हिंट बता देता हूँ। 6th में लिखा है भारत के अंदर जितना भी डॉलर आए, जितना भी पौंड आए, जितना भी यूरो आए, जितना भी दिनार आए, जितना भी टका आए, फॉरेन करेंसी कोई सी भी आए, वो सारी स्टोर करके किसके पास रखवा दी जाएगी? बोलो, किसके पास रखवा दी जाएगी? आरबीआई के पास। इसको क्या बोल दिया गया? इसको बोल दिया गया कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोल दिया गया इसको? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोल दिया गया, ठीक है। अगला फंक्शन, एक बैंक दूसरे बैंक के ऊपर चेक कट करके देता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से किसी के पेरेंट्स ने मुझे फीस डिपॉजिट कराई चेक के माध्यम से और कहा गौरव सर ये आपकी पूरे साल की फीस है। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। वो चेक मैं लेके गया, आप लोगों के पेरेंट्स ने जो चेक कट करके दिया वो था पीएनबी का, और मेरा अकाउंट मान लीजिए किसमें? एसबीआई में है। तो मैं वो चेक लेके चला गया कहाँ पर? अपने अकाउंट में, और मैंने वो डाल दिया कि ये मेरे अकाउंट में डाल देना, ठीक। तो अब एसबीआई के अकाउंट से पैसा निकाल कर, यानी कि आपके पेरेंट्स का पीएनबी था, हाँ, पीएनबी के अकाउंट से पैसा निकाल कर एसबीआई के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और ये हुआ किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। तो जब कभी भी किसी देश के अंदर डिफरेंट चेक्स को क्लियर करना होता है कि एक बैंक ने दूसरे का और दूसरे बैंक ने पहले का कितना पैसा देना है चेक के माध्यम से, उसको क्लियर करने के लिए, उसको सेटलमेंट करने के लिए किसके आगे जाना पड़ता है? बैंकों को, सेंट्रल बैंक को बताना पड़ता है कि भाई ये बैंक है, इसका मैंने इतना पैसा देना है चेक के माध्यम से और इससे इतना पैसा मैंने लेना है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं कि, छोड़ो थोड़ा अजीब सा वर्ड है, चेक मंडी में जाना पड़ता है। आप लोगों को लग रहा होगा क्या अजीब वर्ड है, लेकिन ये रियलिटी है। तो अभी इसको बस इतना समझ करके जब चेक्स को क्लियर करते हैं ना, उस फंक्शन को क्या कहा जाता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बताओ बच्चों, बात समझ में आई? थोड़ा तेज बोलो नंदिनी, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। एसबीआई, हाँ हाँ, पैसे कट नहीं कर रहा बच्चे। पैसे किस चीज के कट कर रहा है वो मेरे को पहले ये बताओ, आप क्या क्वेश्चन पुट करना चाह रहे हो? वो बच्चे ध्यान से सुनो, पैसे कट नहीं हुए नंदिनी, वो पैसे कट नहीं हुए बच्चे, वो आपने मुझे पैसे देने थे, आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। लेकिन ये जो डेबिट और ये क्रेडिट हुए, ये चेक के माध्यम से हुए। अब चेक का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो रखोगे ना। जब जैसे थोड़ा ध्यान से समझो, जब दो भाइयों के बीच में या दो भाई बहन के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसको सॉर्ट आउट कराने के लिए घर के कौन से मेंबर आते हैं आगे? बड़े मेंबर आते हैं ना। आप लोगों की भी आपके भाई बहन से लड़ाई होती होगी तो मम्मी क्या कहती है? अरे भाई दोनों शांत हो जाओ, दोनों रुक जाओ, तुमने तो जीना हराम कर दिया, घर में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, एग्जैक्ट्रा ही कहते हैं। और जब कोई कलेश ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर डैडी बीच में आते हैं, उसको सॉल्व करवा देते हैं। तो अब ये छोटा सा एग्जाम्पल समझ के चलो, दो बैंकों की ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन होने किसके माध्यम से थी? चेक के माध्यम से थी।
और उसको सेटलमेंट कराने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? सेंट्रल बैंक की हेल्प ली जाती है। ये छोटा सा कंसेप्ट है। कोई और पीछे से कुछ कहना चाह रहा था, बोलो। बोलो बच्चों। क्या होगा बच्चे, आपको आवाज आ रही है? किसी को और कुछ कहना है? नहीं, डन। तो बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें नोट करो जरा फटाफट से, तेजी से। फिर किसी एक दो फंक्शन को कवर करते हैं आज, ठीक है? कर लिया नोट बच्चों? सबसे पहला फंक्शन कौन सा? Issue of currency. Main function of every central bank is to issue currency in economy. Currency in economy. ठीक है? In India, this monopoly power is granted to RBI. भारत के अंदर ये जो मोनोपोली पावर है ये किसको ग्रांटेड है? RBI को ग्रांटेड है, ठीक है? भारत में ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए तक का नोट जो इशू होता है वो कौन इशू करता है? RBI इशू करता है, ठीक है? जितने भी कॉइन्स हैं प्लस 1 रुपए का नोट है, जितने भी कॉइन्स है प्लस 1 रुपए का नोट है ना, वो भारत सरकार
यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ये चीज़ों का। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब भी कभी किसी देश के अंदर करेंसी को इशू किया जाता है ना, तो उस करेंसी को इशू करने के लिए सरकार को पहले कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। सरकार को पहले क्या रखवानी पड़ती है, बोलो, सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। ठीक है, और उस अब ये सिक्योरिटी से कुछ भी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, ये NSE के सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, ये कोई प्रीशियस मेटल हो सकता है। ठीक है, RBI will issue currency according to security deposited by गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना बच्चों, मैं सरकार हूं, आप लोग RBI हैं, मैंने आपके पास 200 करोड़, ये बच्चों मिनिमम डाटा होता है कि 200 करोड़ की तो कम से कम सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, 200 करोड़ की सिक्योरिटी रखवा दी। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, बोलो, बोलो बच्चों, उससे पहले क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर भारत सरकार ने, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है, बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। पैसे देना गवर्नमेंट को। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैंने आपके पास कुछ सिक्योरिटी रखवाई तो अब आपकी ये लाइबिलिटी बन जाती है, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप RBI हो, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपकी लाइबिलिटी बन जाती है कि उसके बदले में आप क्या इशू करके दोगे, पैसा इशू करके दोगे। क्या इशू करके दोगे, पैसा इशू करके दोगे। तो करेंसी को इशू करना, करेंसी को इशू करना क्या है, एक प्रकार की मॉनेटरी लायबिलिटी है। किसकी मॉनेटरी लायबिलिटी है, RBI की, RBI की। ठीक है, किसके अगेंस्ट या किसके प्रति, किसके प्रति, बोलो, गवर्नमेंट के प्रति सर, क्योंकि सिक्योरिटी किसने डिपॉजिट करवाई थी आपके पास, गवर्नमेंट ने डिपॉजिट करवाई थी। और बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैंने सिक्योरिटी के लिए लिखा है कि भाई कुछ भी गोल्ड हो सकता है, कोई भी प्रीशियस मेटल हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। और कम से कम जो मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है ना, वो अंदाजन है 200 करोड़। कितने की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है, 200 करोड़। तो ध्यान रखना, आज आप लोगों की नॉलेज में ये इंक्रीमेंट हो गया कि कभी भी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक बिना सिक्योरिटी रखवाए पैसे को प्रिंट नहीं करता है। अगर वो पैसे को प्रिंट करेगा तो पहले भारत सरकार या कोई और देश की सरकार है उसके पास क्या रखवाएगी, सिक्योरिटी रखवाएगी। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन ढूंढ के रखना है सब बच्चों को कि सिक्योरिटी क्यों रखवानी पड़ती है। ये तो गौरव सर ने बोला सिक्योरिटी रखवाएगी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है, सर RBI भी अपने देश का है, सरकार भी अपने देश की है, तो क्यों सिक्योरिटी रखवानी जरूरी होती है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। आज नहीं सुनना मेरे को आंसर, आप लोग सर्च करके बताओगे, तुक्का नहीं मारो। हर चीज में थोड़ा सा अपने क्यूरियोसिटी बढ़ाओ कि हाँ यार इसका आंसर ऐसा क्या है। तो मुझे ये देखो, ये आपकी पेपर से रिलेटेड नहीं है ये आंसर, ये रिलेटेड है आपकी नॉलेज से। तो आप लोग इसके ऊपर सर्च करना कि ऐसे क्या वजह है जिससे कि आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, डन। तो आज की क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करूंगा।
तो आप लोगों का जो मैंने पहला फंक्शन है वो एक्सप्लेन करवा दिया, इशू ऑफ करेंसी। जो बाकी के फंक्शंस हैं वो अगले धारावाहिक में करवाए जाएंगे। तब तक के लिए जेएमएस प्रोग्रेस पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। और जो भी कोई बच्चा नया जुड़ा था आज हमारे साथ, हो रहा हूँ बच्चे, जो भी कोई बच्चा नया जुड़ा था आज हमारे साथ, वो प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दे देगा व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज में। हाँ जी बच्चे, आप मेरे को भेज देना आपका नेम। अच्छा, एक मिनट, एक ही नंबर है बच्चे मेरा व्हाट्सएप पे, हर जगह एक ही नंबर है, नोट कर लो आप। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, ये इसी क्वेश्चन का बस आंसर चाहिए, क्योंकि जो मनी की वर्थ है वो समय के साथ बदलती रहती है। खत्म। 1 रुपए की पहले वर्थ बहुत ज्यादा थी, आज 1 रुपए की वर्थ कुछ भी नहीं है। पहले 100 रुपए कमा लेना बहुत बड़ी बात होती थी, आज 100 रुपए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट के अंदर क्या आता रहता है? इन्फ्लेशन आता रहता है। मार्केट के अंदर क्या आता रहता है? इन्फ्लेशन आता रहता है। इसी वजह से जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि जो मनी है वो डायनामिक फैक्टर है। क्लियर हुआ बच्चे पॉइंट?